गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूं आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स अड्डा सारण में। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घरों में मस्त होंगे और पढ़ते होंगे। तो चलिए मैं नया सेशन लेकर हाजिर हो गया हूं। इसके जैसर का साइंस प्रैक्टिस सेट नंबर कितना है? 36 है। अगर आपने अभी तक 35 प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है इसके झा रेलवे साइंस प्रैक्टिस सेट करके, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको इसका फ़ायदा मिल सके। अगर कुछ सुझाव हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को हम शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है ये उत्तोलक से है कि उत्तोलक किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जो उत्तोलक क्या होता है सबसे पहले बता दें। उत्तोलक एक प्रकार का मशीन होता है जो हमारे काम को क्या करता है, आसान कर देता है। ठीक है। उत्तोलक में 3 चीज़ होते हैं, लोड पॉइंट होते हैं, फलक्रम होते हैं और एफर्ट होते हैं। ठीक है। कितने पॉइंट होते हैं? 3 पॉइंट। एक तो लोड होता है, दूसरा फलक्रम होता है। ठीक है। एक लोड होता है और एक एफर्ट होता है, यानी हमारे काम को ये आसान कर देता है। देखिए उत्तोलक की अगर हम बात करें तो इसमें जो लोड पॉइंट होता है वह बिंदु होता है जहाँ पर वस्तु क्या होती है। ठीक है। अगर फलक्रम बिंदु की बात करें वह बिंदु जहाँ पे पेंच लगा होता है वो फलक्रम होता है। और एफर्ट की बात की जाए तो वह बिंदु जहाँ पे बल लगाया जाता है। अब देखिए इसमें एक कैंची का उदाहरण लेते हैं। कैंची यहाँ पे लगा होता है तो कैंची जो होता है ना वो ये इसमें फलक्रम कहाँ पे है? बीच पे है। लोड हम लोग यहाँ लगाते हैं तब यहाँ कोई सामान रखते हैं तो कट जाता है। लोड यहाँ रहेगा, यहाँ से एफर्ट देते हैं तो ये वस्तु क्या होता है, कट जाता है। तो ये फर्स्ट क्लास प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होता है। लेकिन हमसे सिद्धांत हमको इतना एक्सप्लेन में नहीं, यहाँ पर पूछ रहा है किसने ये सिद्धांत को दिया था। तो उत्तोलक का जो सिद्धांत था ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है। किसके सिद्धांत पर? आर्किमिडीज के। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 1 किलोवाट घंटा बराबर किसमें होता है। और 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? देखिए 1 किलोवाट बराबर होता है 36 गुना 10⁵ जूल के। लेकिन ये कहाँ से आता है ये बता दें। 1 किलोवाट की अगर बात करें तो इसका मतलब है कि 1 यूनिट। ठीक है। 1 किलोवाट आवर को देखें तो ये हो जाएगा 1000 वाट आवर। ठीक है। 1 किलोवाट बराबर क्या हो जाएगा? 100 जूल पर सेकेंड गुना 3600। घंटा को हम मिनट में चेंज करें तो कितना हो जाएगा? 3600 सेकेंड। तो यहीं से आ जाएगा 36 गुना 3.6 इंटू 10⁶ जूल आ जाता है। तो 1/10 इसमें से ले लेते हैं तो 36 इंटू 10⁵ जूल होता है। ये डायरेक्ट याद रखिएगा। अगर ये इस तरह पूछे, कभी कभी पूछ लेता है 3600 गुना 10⁵ जूल दे देता है, कभी 3600 किलो जूल दे देता है। तो इस तरह से तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 36 गुना 10⁵ जूल। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। चलिए वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा जिसका भार पृथ्वी पर 196 है। देखिए W बराबर क्या होता है? W बराबर होता है mg। ठीक है। हमारे पास W कितना दे दिया है? W 196 न्यूटन दे दिया है और G हमारे पास 9.8 दिया है। तो हमसे m नहीं निकाल सकते। m बराबर क्या हो जाएगा? W बट्टा G। W कितना है? 196 है और m कितना G कितना है? 9.8 है। बस अगर हम इसे भाग दें तो ये 9.8 से ये 196 कितना बार में कट जाएगा? 20 बार में कट जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 20 kg हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है हमारा सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोलन करते समय लोलक के गोलक का वेग शून्य होता है। जब दोलक करता है लोलक, मान लीजिए एक दोलक कर रहा है। ठीक है। इस तरीके से जो लोलक जो है दोलक कर रहा है तो इसका वेग शून्य कहाँ पर होगा? इसका वेग शून्य कहाँ पर होगा? यानी दोनों महत्तम विस्थापन पर क्या हो जाता है। मान लीजिए एक बार यहाँ आया
तो इसका वेग यहाँ शून्य हो जाएगा, एक बार यहाँ आएगा तो इसका यहाँ वेग शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो महत्तम बिंदु पर गोलक का वेग क्या होता है, शून्य होता है। तो दोनों महत्तम विस्थापन बिंदु पर, तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर सरल लोलक के अंत बिंदु पर त्वरण और विस्थापन भी क्या होता है, वहाँ महत्तम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है, हाइड्रोमीटर, पनडुब्बी, लेक्टोमीटर, ओडोमीटर, यानी इसके सिद्धांत पर आधारित नहीं है। तो देखिए हाइड्रोमीटर तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है, पनडुब्बी जो है ये भी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है, और लेक्टोमीटर भी जो है ये भी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। ओडोमीटर जो है ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपने देखा होगा कि लोहे की कील पानी में डूब जाती है लेकिन लोहे की नाव पानी में तैरती है। ठीक है, देखिए जहाज़ों में जो गति की वृद्धि भी होती है ना, गति बढ़ता है, ये आर्किमिडीज के सिद्धांत का उदाहरण ही है। क्या है, उसका उदाहरण ही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होता है, क्योंकि द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करता है गैस, द्रव की अपेक्षा अधिक गैस क्या होता है, प्रसार करता है, इसलिए ये अधिक संवेदी होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, द्रव तापी में प्राय अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, गैस तापमापी में प्राय हाइड्रोजन या नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस में सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है, यानी सबसे ज़्यादा विशिष्ट ऊष्मा किसका होता है। तो हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा विशिष्ट ऊष्मा जल का होता है। हमने कई बार आपको बताया है, इसका विशिष्ट ऊष्मा होता है 4200 जूल पर केजी पर केल्विन होता है। क्या होता है, 4200 जूल पर केजी पर केल्विन होता है। तो सबसे ज़्यादा विशिष्ट ऊष्मा किसका होता है, जल का होता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके ही कारण हम लोग चार चक्का या में जो रेडिएटर होता है, तो रेडिएटर में क्या होता है, पानी का हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे इसमें भी क्या नाम, जनरेटर में भी रेडिएटर होता है, उसमें भी हम लोग पानी का उपयोग किस लिए करते हैं, क्या कि जल की विशिष्ट ऊष्मा जो होती है वो बहुत अधिक होती है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बर्फ़ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्यों। ये क्वेश्चन भी हमने किया है कि क्योंकि जब दो बर्फ़ के टुकड़े को एक और एक के ऊपर रख के दबाया जाएगा, जब इसको दबाएंगे तो क्या होता है, इसका गलनांक जो है घट जाता है। जब गलनांक घटता है जिसके कारण ये क्या हो जाता है, दाब अधिक रहता है तो गलनांक क्या होता है, गलनांक घट जाता है। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाता है, चिपक जाता है। दाब लगाइएगा, यानी दाब जब अधिक होगा तो गलनांक क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। तो दाब अधिक होने के कारण बर्फ़ का गलनांक घट जाता है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, दाब लगाने पर गलनांक घट जाता है और दाब बढ़ाने पर क्वथनांक जो है बढ़ जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको दिमाग में रख लीजिएगा कि दाब बढ़ाने पर क्या होता है, गलनांक जो है, दाब लगाएंगे तो यहाँ गलनांक घट जाएगा, लेकिन दाब बढ़ाने पर, दाब लगाने पर क्वथनांक क्या हो जाता है, क्वथनांक बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ध्वनि के संचरण के दौरान माध्यम में कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र क्या कहलाता है। तो ध्वनि के संचरण के दौरान क्या होता है, माध्यम में कणों का उच्च घनत्व क्या कहलाता है, संपीड़न कहलाता है। क्या कहलाता है, संपीड़न। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक सूचकांक कितना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है। ठीक है, तो ये जो अपवर्तनांक होता है क्या होता है, तो वायु का कितना पॉइंट होता है, 1.008 किसका होता है, ये वायु का होता है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हम आपको एक चीज़ बता दें, निर्वात की अगर बात की जाए तो निर्वात का अपवर्तनांक क्या होता है, 0 होता है। हवा का 1.08 होता है, जो इसका आंसर है। जल की बात की जाए, जल की
तो ये 1.33 किसका होता है, जल का होता है। और कांच का अपवर्तनांक की बात की जाए तो 1.5 होता है, और हीरा की बात की जाए तो 2.42 होता है। ये सारे जो ये हैं, ये इस तरह के ये सारे पॉइंट जो हैं पूछे गए क्वेश्चन हैं कि निर्वात में निरपेक्ष अपवर्तनांक सूचकांक कितना होता है, जल का कितना होता है, कांच का कितना होता है और हीरा का कितना होता है। तो निर्वात में तो 0 होता है, जल में 1.33 होता है, कांच में 1.5 होता है और हीरा में 2.42 होता है। तो ये उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आप याद रखेंगे, इसको लिख लेंगे तो बेटर होगा, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से याद होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये वाला चीज़ जो कंप्रेशन ध्वनि को संचरण की बात की जाए तो देखिए मान लीजिए कि कौनों को घनत्व का क्षेत्र क्या कहलाता है। मान लीजिए इस तरीके से अगर स्प्रिंग है, ठीक है, स्प्रिंग में एक कंप्रेशन होता है, एक रिफ्लेक्शन होता है जो संपीड़न और विरल माध्यम होता है, ठीक है। तो उस कणों का घनत्व क्या क्षेत्र कहलाता है, संपीड़न कहलाता है। यानी कि अगर इसको दबाइएगा तो ये क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा, ठीक है। कंप्रेस को इंग्लिश में हम लोग हिंदी में संपीड़न कहा जाता है और इंग्लिश में कंप्रेस कहा जाता है, यानी कंप्रेशन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा क्या होता है। किसी भी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा क्या होता है। देखिए हमेशा जो होगा ना वो 1 से अधिक होगा, याद रखिएगा। किसी भी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक जो होगा वो 1 से अधिक होगा, ठीक है। देखिए कोई भी माध्यम में, किसी भी माध्यम से भरे संधारित्र की धारिता या वायु या निर्वात वाले संधारित्र की धारिताओं के अनुपात को माध्यम का क्या कहा जाता है, परावैद्युतांक कहते हैं, ठीक है। अगर के बराबर क्या होता है, सी माध्यम बट्टा सी वायु, ठीक है। तो के का जो मान होता है ना ये सदैव 1 से ज़्यादा होता है, 1 से ज़्यादा होगा, यानी कि ज़्यादा होगा 1 से, ठीक है। ये हमेशा 1 से बड़ा होगा, ठीक है। जब 1 से बड़ा होगा तो 1 से अधिक हमेशा होगा, इस चीज़ को आप दिमाग में रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डैश की रासायनिक विशेषताओं एक समान होता है। डैश की रासायनिक विशेषताएं एक समान होती हैं, निम्नलिखित में से कौन सा किसी तत्व के समस्थानिकों का गुण है। एक, उनके परमाणु द्रव्यमान समान होते हैं, उनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, ये भिन्न भौतिक गुण प्रदर्शित करते हैं, ये समान रासायनिक गुण प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए समस्थानिक में जानते हैं क्या होता है। समस्थानिक की बात की जाए तो उनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, ये भिन्न भौतिक गुण प्रदर्शित करते हैं और ये समान रासायनिक गुण प्रदर्शित करते हैं। यानी कि सिर्फ एक को छोड़ दिया जाए तो ये सारे गुण समस्थानिक में पाए जाते हैं। क्या होते हैं, सारे गुण समस्थानिक में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, इन तीनों के परमाणु क्रमांक समान होते हैं लेकिन परमाणु भार जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन में संभारिक उत्पन्न होते हैं। तो संभारिक किस में होते हैं, अल्फा किरणों में, बीटा किरणें, गामा किरणें, एक्स किरणें। यानी देखिए बीटा किरणें में, बीटा किरणों के उत्सर्जन में संभारिक उत्पन्न होता है, ठीक है। संभारिक किस पे उत्पन्न होता है, तो बीटा किरणें में। तो ऑप्शन बी हमारा क्या आ जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। देखिए बीटा किरण को हम लोग कैथोड किरण भी कहते हैं, ठीक है। बीटा किरण को हम लोग कैथोड किरण भी कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी डैश पर आधारित है। आधुनिक आवर्त सारणी है वो किस पे आधारित है, तो परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम पर आधारित है। क्या है, परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम पर आधारित है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आधुनिक आवर्त नियम में तत्वों के रासायनिक और भौतिक गुणधर्म उनके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं, ठीक है। और आवर्त सारणी में तत्व पंक्तियों में क्रमबद्ध होते हैं। समान आवर्त के तत्वों के इलेक्ट्रॉनों कक्षाओं की संख्या क्या होती है, समान होती हैं। तो ये परमाणु संख्या का बढ़ता क्रम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हीलियम और आर्गन में क्या समानता है।
तो हीलियर और आर्गन दोनों को बात की जाए तो इन दोनों के बाह्यतम कोश में पूर्णतः भरा होता है। क्या होता है? बाह्यतम कोश जो होता है ये फुल्ली भरा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। द्रव हीलियम का उपयोग निम्न ताप पर प्रयोगों में निम्न तापीय अभिकरण के रूप में क्या किया जाता है? और आर्गन प्रकृति में वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला अक्रिय गैस है। ठीक है, आर्गन जो है वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अक्रिय गैस है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोयला और पेट्रोलियम के दहन का परिणाम डैश के ऑक्साइड के रूप में होता है। तो कोयला और पेट्रोलियम का दहन का परिणाम जो होता है नाइट्रोजन और सल्फर ऑक्साइड के रूप में होता है। नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड के रूप में होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्या होता है, दहन एक कौन सा प्रक्रिया है? ऑक्सीकरण प्रक्रिया है। और नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा को क्या देते हैं? जन्म देते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया ऊष्माशोषी अभिक्रिया का एक उदाहरण है? तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण क्या है? पानी में सोडियम हाइड्रोक्साइड का घुलना, या फेरस सल्फेट का अपघटन, या सल्फ्यूरिक एसिड का तनुकरण, या प्राकृतिक गैस का जलना। तो जो अभिक्रिया है ये फेरस सल्फेट का अपघटन करना ही ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या है? एक उदाहरण है। देखिए ऊष्माशोषी क्या होती है? रासायनिक क्रियाओं में ऊष्मीय ऊर्जा बंद ऊर्जा में क्या हो जाती है? परिवर्तित हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फेन प्लॉन विधि का उपयोग डैश एस के सांद्रीकरण के लिए किया जाता है। तो ये किसके लिए किया जाता है? पारा, सोडियम, सल्फाइड, कॉपर, ये किसके लिए किया जाता है? तो फेन प्लॉन विधि का उपयोग सल्फाइड के एस के सांद्रीकरण के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। वे पदार्थ जो सल्फाइड एस के सागों का अस्थायित्व बढ़ा देते हैं उन्हें अस्थायी क्या कहते हैं? अस्थायी कारक कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन त्रुटिपूर्ण है? एक ब्लीचिंग पाउडर एक फीका पीला पाउडर है। सूखा NH3 गैस लाल लिटमस को लाल नीले रंग में बदल देता है। वर्षा का pH 7 pH के करीब होता है, या अम्ल वर्षा का pH 5.6 के करीब होता है। त्रुटिपूर्ण है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो उपरोक्त जितना भी कथन जो कहा गया है ये क्या है? सारा कथन सत्य है। ठीक है, कि ब्लीचिंग पाउडर एक फीका नीला पाउडर होता है। सूखा NH3 गैस लाल लिटमस को क्या कर देता है? नीला कर देता है। और वर्षा का pH 7 pH होता है, और अम्ल वर्षा का pH 5.6 के करीब होता है। यानी कि उपरोक्त सारी बातें जो हैं ये सत्य हैं। तो उपरोक्त समस्त कथन क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दांतों पर जमी परतें बनी रहती हैं। जो दांतों पे जमी परतें बनी रहती है केवल भोजन के कणों से, भोजन के कण और थूक से, भोजन के कण थूक और मुख अम्लों से, या भोजन के कण थूक मुख अम्ल और बैक्टीरिया से। तो दांतों पर जमी परतें जो होती हैं भोजन के कण और थूक से परत बनी रहती हैं। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नहीं, भोजन के कण, इसमें भोजन के कण, थूक, मुख अम्ल और बैक्टीरिया, यानी ये चारों से बना रहता है। ठीक है, दांतों पर जमे परतें जो होता है वह भोजन के कण, थूक, मुख के अम्ल और बैक्टीरिया से, यानी ये सभी के साथ से बना रहता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद होता है? प्रोस्टेट ग्रंथि एक छोटा ग्रंथि होता है जो कहाँ? मूत्राशय के नीचे पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगर इस ग्रंथ प्रोस्टेट की बात की जाए तो ये ग्रंथ जो होता है केवल पुरुष में यानी कि मेल में पाया जाता है। ठीक है, समझ गए ना, ये सिर्फ मेल में पाया जाता है प्रोस्टेट ग्रंथि। ठीक है, अगर बात की जाए प्रोस्टेट ग्रंथि एक दूधिया तरल पदार्थ का निर्माण करता है जो वीर्य का एक अंश होता है और शुक्राणुओं के लिए भोजन के रूप में काम करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मोर का वैज्ञानिक नाम है पाओक्रिस्टेस। मोर का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो पाओक्रिस्टेस होता है।
इसे भारतीय नीला मोर या सामान्य मोर, नीला मोर या भारतीय मोर भी कहा जाता है। यह एक बड़ा चमकीला रंग का पक्षी होता है। यह भारतीय उपमहाद्वीप का एक देसी प्रजाति भी है। यह दुनिया के कई अन्य हिस्सों में पाया जाता है और जब बारिश होता है तो मोर अपने पंख को फैला के बहुत ज़बरदस्त डांस करता है लोग। और हम लोग बचपन में मोर के पंख को किताब में रखा करते थे, इससे विद्या आती है। ठीक है, तो बचपन का आलम ये था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आर्कियोप्टेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है? तो ये जो है आर्कियोप्टेरिक्स जो है ये सरीसृप व पक्षी के बीच के कड़ी है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगर हम सरीसृप और स्तनधारी के बीच की कड़ी कहेंगे क्या? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पौधों में जलवाष्प के रूप में जल की हानि को क्या कहा जाता है? तो पौधों में जलवाष्प के जल की हानि को क्या, उत्सर्जन, श्वसन, गैस विनिमय यानी या वाष्पोत्सर्जन। तो पौधों में जलवाष्प के रूप में जल की हानि को क्या कहा जाता है? वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है, यानी कि वो वाष्प बन के क्या हो जाता है, उड़ जाता है, इसे ही वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। रूट टिप या शूट टिप में कौन सा उत्तक पाया जाता है? तो रूट टिप या शूट टिप में सीव ट्यूब, एस्क्लेरोकाइमा, फ्लोएम उत्तक या विभाज्य उत्तक पाया जाता है। तो इसमें क्या पाया जाता है? तो इसमें आपको पाया जाता है विभाज्य उत्तक। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेके आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,